गुड मॉर्निंग। तो जैसे कल हम लोगों ने जो कविता पढ़ी थी वो आप लोगों के हिंदी कंपलसरी की एक महत्वपूर्ण कविता थी, महादेवी वर्मा की। उसकी नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए थे और मैंने ये आपसे कहा था कि अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे बाद में उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपके कंपलसरी का लेक्चर कल से नहीं है, कल से ऑप्शनल के लेक्चर हैं, फिर कंपलसरी का लेक्चर मंडे को है। तो अब सीधे हम लोग कंपलसरी के लेक्चर के लिए मंडे को मिलेंगे। कल से जो ऑप्शनल के लेक्चर हैं वो ऑप्शनल के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। तो आज आपके जो पाठ्यक्रम में अगले कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। तो आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा करेंगे। और सोमवार को जब हमको मौका मिलेगा, जब फिर से हिंदी कंपलसरी की क्लास होगी, तो फिर हम लोग जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता आपके पाठ्यक्रम पे है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लेते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में बड़े ही संक्षेप रूप में, ताकि जब वो आप उनकी कविता पढ़ें तो उनकी कविता को लेके आपके अंदर एक तरह की कविताओं की समझ आपकी विकसित हो सके कि उनकी थॉट ऑफ राइटिंग क्या थी, वो किस तरह से लिखते थे, किस तरह से सोचते थे। और रामधारी सिंह दिनकर के नाम के आगे जो हम लोग ये राष्ट्रकवि लगा देते हैं उसका क्या कारण है, वो सारी चीजें मैं संक्षेप में आप लोगों के साथ आज बात करूंगा। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। आज मतलब लगभग एक दो दिन बाद जो है उनका हम लोग बर्थडे भी मना सकते हैं। 23 सितंबर 1908 को वो पैदा हुए थे। और 24 अप्रैल 1974 1974 24 अप्रैल के दिन जो है उनकी उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। रामधारी सिंह नाम था और दिनकर वो अपना उपनाम लगाते थे। दिनकर मतलब क्या होता है? दिनकर मतलब होता है सूर्य। जिस तरह सूर्य जो है की चमक से, उसकी उसकी रोशनी से बहुत सारी दूसरे जगहों पे जीवन पनपता है, ठीक उसी तरह दिनकर भी साहित्य के क्षेत्र के एक सूर्य ही थे। और उन्होंने जो प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया, उससे वो अमर हो गए हैं। उनकी तमाम कृतियां जो है अमर हो गई हैं। और आज उनकी मृत्यु के इतने सालों बाद भी, मतलब 1974 में उनकी मृत्यु हो गई है, हम लगातार दिनकर को याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे। उसका कारण यही है कि उनका जो साहित्यिक अवदान है वो किसी दृष्टि से कमतर नहीं आंका जा सकता। आज के समय में भी दिनकर कई लोगों के लिए प्रेरणा के पुंज हैं। युद्ध की विभीषिका हो या फिर मानव मूल्यों की बात हो, ऐसे बहुत सारी दिनकर की पंक्तियां हैं जो लगातार हम कोट करते रहते हैं और उनको याद करते रहते हैं। दिनकर का जन्म ग्राम सिमिरिया, जिला बेगूसराय, बिहार, भारत में हुआ। बिहार जो हमारा राज्य है उसमें एक जिला है बेगूसराय, और बेगूसराय का एक गांव है सिमिरिया। तो सिमिरिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। दिनकर की जो प्रमुख कृतियां हैं जिसके लिए दिनकर याद किए जाते हैं, जिसके लिए साहित्य में उनका नाम है, ऐसी कृतियों में आप कुरुक्षेत्र का नाम ले सकते हैं, उर्वशी का नाम ले सकते हैं, रेणुका का नाम ले सकते हैं, रश्मिरथी का नाम ले सकते हैं, द्वंद्व गीत का नाम ले सकते हैं, बापू जो है वो भी उनकी एक रचना है। इसके अलावा धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये सब जो है उनकी प्रमुख कृतियां हैं जिसके लिए हम आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। उनका जो काव्य संग्रह रहा उर्वशी, सन 1972 में इसी काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ये बहुत ही, ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार पाना अपने आप में जो है बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। तो उर्वशी के लिए उनको जो है 1972 में ही जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, मतलब उनकी मृत्यु के 2 साल पहले। दिनकर के जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से दिनकर ने अपने जीवन में संघर्ष किया। फिर चाहे वो जीविकोपार्जन की का संघर्ष हो, परिवार का संघर्ष हो, पारिवारिक दायित्व का संघर्ष हो, और वे किस तरह से भारतीय संसद भवन तक पहुंचते हैं,
वो सब सारी चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं, और किसी भी लेखक को समझने के लिए, उसकी राइटिंग को समझने के लिए, उसके बारे में ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिनकर का जन्म 1908 में हुआ और मृत्यु उनकी 1974 में हुई। हिंदी साहित्य में दिनकर के नाम के बिना आधुनिक हिंदी साहित्य पूरा नहीं हो सकता। दिनकर का योगदान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। वीर रस के कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय विचारधाराओं को उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उसको एक तरह से प्रमुखता दी। इतिहास, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, इन सारी चीज़ों पे उनकी पकड़ थी। और ये संस्कृत के 4 अध्याय जैसी जो उनकी किताबें हैं, जो काम है, उससे मालूम पड़ता है। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, इन सारी भाषाओं पे जो है उनकी एक तरह से मजबूत पकड़ थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा मैं कर चुका हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाले ओजस्वी कवियों के रूप में लोकप्रियता मिली, और इसीलिए उनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात दिनकर जी मुख्य रूप से गद्य सृजन की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने स्वयं भी कहा है, सरस्वती की जवानी कविता है और उसका बुढ़ापा दर्शन है। ये उनका वाक्य है कि माँ सरस्वती की आराधना में जवानी कविता है, लेकिन बुढ़ापा उसका दर्शन है। तो बहुत सारी संस्कृति के 4 अध्याय जैसी जो किताबें हैं, जो कि मुझे लगता है कि दिनकर की महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं में से एक उसको माना जा सकता है, जहाँ पे वो ये दिखाते हैं कि धर्म, दर्शन और विज्ञान की कितनी बेहतर समझ होनी थी। ये आप संस्कृति के 4 अध्याय जैसी किताबों के माध्यम से जान सकते हैं। और वो, जैसा कि मैंने कहा, वो खुद ही कह रहे हैं कि सरस्वती की जवानी कविता है और उसका बुढ़ापा दर्शन है। दिनकर के उत्तरवर्ती जीवन में यही दार्शनिकता तथा गूढ़ वैचारिकता गद्य में प्रकट हुई। दिनकर के साहित्यिक जीवन की विशेषता यह थी कि शासकीय सेवा में रहकर राजनीति से संपृक्त रहते हुए भी वे निरंतर स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन करते रहे। उनकी साहित्य चेतना राजनीति से उसी प्रकार निर्लिप्त रही जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। राजनीति में उनकी दखल थी, इसकी चर्चा मैंने आपसे की, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लेकिन राजनीति से जुड़े रहने के बावजूद मतलब वो उस तरह से, अगर ये कहा जाए कि वो एक राजनेता थे जो कि साहित्यकार थे, वो गलत होगा। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक साहित्यकार थे जो कि राजनेता भी थे। लेकिन राजनेता वाला पक्ष कभी भी उनके साहित्य पे हावी नहीं हो पाया। हालांकि इस चीज को लेके मतलब ये चीजें इतने आसानी से नहीं कही जा सकती, लेकिन आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में इस और चीजों की चर्चा जरूरी नहीं है। उनकी स्मरण और श्रद्धांजलियां उनकी ऐसी ही पुस्तक है जिसमें समकालीन साहित्यकारों के साथ साथ राजनेताओं के संस्मरण भी संकलित हैं। तो संस्मरण और श्रद्धांजलियां जो है उनकी एक और किताब का रेफरेंस यहाँ पे है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, वट पीपल, आधुनिक बोध, धर्म, नैतिकता और विज्ञान आदि दिनकर के ऐसे निबंध संग्रह हैं जिनमें उन्होंने आधुनिकता और परंपरा, धर्म और विज्ञान, नैतिकता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता आदि विषयों के साथ काम, प्रेम, ईर्ष्या जैसी मनोवृत्तियों पर बड़ी गहराई से चिंतन किया। मैंने बार बार आपको इस तरफ इशारा किया है कि आप उनका गद्य साहित्य देखेंगे, गद्य लेखन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो दर्शन में, धर्म में, विज्ञान में और उनके अंतरानुशासन में उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो समझ थी, वो कितनी सुदृढ़ थी। उसके उदाहरण के रूप में आप इस तरह के निबंध संग्रहों को कोट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि एक कवि के रूप में ही नहीं, बल्कि एक विजनरी के रूप में, एक चिंतक के रूप में भी रामधारी सिंह दिनकर को हम याद कर सकते हैं। और उनकी ये जो सूक्ष्म दृष्टि है, उस सूक्ष्म दृष्टि को देखने के लिए संस्कृति के 4 अध्याय और उनके तमाम जो निबंध संग्रह हैं उनको खंगाला जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। धर्म और विज्ञान के विषय में दिनकर का स्पष्ट मत है कि जीवन में विज्ञान का स्थान तो रहेगा, परंतु वह अभिनव रूप से ग्रहण करके आदि भौतिकता से ऊपर उठकर धर्म के क्षेत्र में जीवन की सूक्ष्मताओं में प्रवेश करेगा। इस पे प्रोफेसर यशपाल का भी एक कोटेशन बड़ा महत्वपूर्ण है
कहते हैं कि जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि समाज और विज्ञान, तो बोले ये जो कंजंक्शन है, और ये दिखलाता है कि जैसे समाज कोई और चीज है और विज्ञान कोई और चीज है, या विज्ञान बाहर की दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो समाज में आ जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। विज्ञान भी इसी समाज का हिस्सा है जिसमें नई नई खोजें आवश्यकता अनुसार की जाती हैं। तो समाज और विज्ञान को अलग अलग आप नहीं देख सकते, धर्म और विज्ञान को आप अलग अलग नहीं देख सकते। भाई धर्म क्या है? धर्म वह है जो आप धारण करते हैं, और धारण किस लिए करते हैं? ताकि कुछ मूल्यों, कुछ आदर्शों के साथ जीवन को अच्छी गति, अच्छे लय और अच्छी प्रतिबद्धता के साथ जिया जा सके। तो उसमें विज्ञान का साथ आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने इस रूप में बनाया है कि आप अगर दूसरे प्राणियों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, तो भी आपके पास बुद्धि है, विवेक है, उसका इस्तेमाल करके आप उनसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, या कठिन से कठिन काम को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आपका सहायक विज्ञान है। तो आप इस तरह से धर्म और विज्ञान को अलग अलग नहीं तौल सकते। आप जो चीजें धारण कर रहे हैं, उसकी धारण करने की प्रक्रिया में विज्ञान एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है। तो जब हम लोग अगर इनके निबंधों को आप पढ़ें, लाइब्रेरी में दिनकर की पूरी रचनावली है, तो आप जाके देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे अंतरानुशासन पे बड़े विस्तार से इन्होंने बात की है, और उनको पढ़ते हुए एक तरह की नई सोच, नई दृष्टि जो है हम लोगों की विकसित होती है कि इस तरह से भी इन सारी चीजों को सोचा जा सकता है और समझा जा सकता है। आगे देखिए, दिनकर ने आलोचनात्मक गद्य का भी सृजन किया। मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण उनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। मतलब जो आलोचना का साहित्य है या आलोचना की परंपरा है, उसमें एक सृजनशील व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने एक आलोचक के रूप में भी अपनी भूमिका स्पष्ट की है, और आलोचना की तमाम पुस्तकें जिनका की जिक्र यहाँ पे है वो उन्होंने लिखी है। तो कहने का मतलब एक सृजनकर्ता के साथ साथ एक आलोचक की भूमिका भी दिनकर की रही है, और एक आलोचक के रूप में दिनकर की दृष्टि क्या रही है, उनकी सोच क्या रही है, उनकी समझ क्या रही है, वो चीजें जानने के लिए भी हमें दिनकर की इन पुस्तकों को, आलोचनात्मक पुस्तकों को खंगालना होगा, पढ़ना होगा, जिससे हम दिनकर के बारे में जब कोई एक दृष्टिकोण बनाए तो हम एक व्यापकता की तरफ बढ़ पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि संपूर्णता में देखना, पूर्ण रूप से देखना अर्थात संपूर्णता में देखना। तो अगर आपको इनको पूर्ण रूप में समझना है, तो आपको इन सारी चीजों की खोजबीन करनी पड़ेगी कि उन्होंने अंतरानुशासन में क्या बात की है, उन्होंने गद्य साहित्य में बात क्या की है, उन्होंने कविता में क्या बात की है, उन्होंने राजनीतिक संस्मरण किस तरह के संदर्भों में लिखे हैं, और उन्होंने जो है आलोचनात्मक ग्रंथ जो लिखे हैं वो उसमें उनकी कौन सी दृष्टि उभरती है। तो ये सारी चीजें दिनकर के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण बनाने में हमेशा ही सहायक रहेंगी। इनमें उन्होंने समकालीन कवियों व काव्य प्रवृत्तियों के विषय में अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किए हैं। इनसे हिंदी आलोचना को नवीन दिशा व दृष्टि मिली है। रीतिकालीन काव्य के विषय में दिनकर का मत है कि चित्रकला की कसौटी पर रीतिकाल के साथ न्याय करने की सबसे अनुकूल कसौटी होगी। आजकल जिसकी चर्चा बहुत अधिक है कि ये नहीं कहा जा सकता कि रीतिकाल में जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, या उसको डिकोड नहीं किया गया, या उसको डिकोड करने की ज्यादा जरूरत है, बल्कि उसको इस तरह से समझना होगा कि एक ऐसा समय, रीतिकाल का एक ऐसा समय जो लगभग बाकी कलाओं का एक स्वर्ण युग कहा जा रहा था, जहाँ पे बाकी कलाएं बहुत विकसित हो रही थी, बहुत नाम कमा रही थी। मुगलिया परंपरा से जुड़े हुए या उस इस्लामिक परंपरा से जुड़े हुए बहुत सारे कलाकार थे जो कलाओं के अलग अलग क्षेत्रों में नवाचार कर रहे थे और वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे। तो ऐसे समय में जहाँ पे इतनी सारी प्रयोग धर्मिता थी, इतनी सारी नई नई चीजें हो रही थी, तो उसी समय में कविता का स्तर बिल्कुल गिर जाएगा। वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो समाज को कुछ दे सके। हमें लगता है कि हम लोग इस तरह से जब रीतिकाल के बारे में पढ़ते हैं, तो वो एक बनी बनाई आचार्यों की जो परिपाटी है, हम उसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से उसके पीछे अपनी समझ विकसित करनी चाहिए, शायद उसमें कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो उनका इशारा यही है, इसी तरफ है। और ये बात दिनकर को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि दिनकर जैसे चित्रकला की बात करें कि
उसके संदर्भ में भी अगर हम रीतिकाल को देखें तो हमको बहुत सारी दूसरी स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो निश्चित तौर पे वो जो इशारा था उसको हम आज के संदर्भ में भी देखते हैं कि आज रीतिकाल के ऊपर व्यापक बहस हो रही है। रीतिकाल की भाषा, रीतिकाल के साहित्य, रीतिकाल की परंपरा, उसका उसका काल समय, उसके निर्धारण की प्रक्रिया, शुक्ल की दृष्टि, रामविलास पासवान जैसे लोग किस तरह से पूर्ववर्ती परंपराओं का ही एक तरह से उन्होंने भी अनुकरण किया और कई नई चीजों को वो छुपा गए या उनकी दृष्टि से ओझल रही या उनकी दृष्टि में रही, इसके बावजूद उन्होंने उन सारी चीजों की चर्चा नहीं की। तो इन सारी बातों की चर्चा आज भी हो रही है। तो कहीं न कहीं उस मूल्यांकन की जो आज निकल के बातें आ रही हैं उसकी चर्चा कहीं न कहीं दिनकर भी करते हैं और रीतिकाल के बारे में उनका भी एक स्पष्ट मत था कि अगर हम लोग चित्रकला के माध्यम से जो है रीतिकाल को देखें तो निश्चित तौर पे उस पे जो है न्याय करने के अनुकूल कसौटी होगी। मतलब उसमें आलोचना की या उसमें विवेचना किए ज्यादा बेहतर अवसर सामने आएंगे। चेतना की शिखा दिनकर जी की एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़कर सहज ही भारत के महान योगी महर्षि अरविंद के व्यक्तित्व तथा दार्शनिक चिंतन के विभिन्न पहलुओं का पूर्ण परिचय होता है। हम सभी जानते हैं दिनकर जो है अरविंदो की फिलॉसफी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और चेतना के शिखर नामक पुस्तक के माध्यम से हमको ये भी पता चलता है कि उनके ऊपर अरविंदो के दर्शन का किस तरह से प्रभाव था और अरविंदो का दर्शन खुद कितना महत्वपूर्ण है भारतीय समाज और साहित्य को समझने के लिए। निश्चित तौर पे ये पुस्तक कहीं ना कहीं न केवल अरविंदो के प्रति उनकी दृष्टि बल्कि अरविंदो किस तरह से भारतीय कलाओं को, साहित्य को, परंपरा को देख रहे थे उसको समझने में भी निश्चित तौर पे ये पुस्तक सहायक होगी। राष्ट्रभाषा की समस्या पर राष्ट्रकवि दिनकर जी का हृदय बहुत चिंतित था। उन्होंने इस विषय पर 2 पुस्तकें लिखी हैं, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी। दिनकर का कथन है कि हिंदी का राष्ट्रभाषा इसलिए माना गया कि केवल वही भारत की सांस्कृतिक एकता व राजनीतिक अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्थ है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो प्रश्न है, हिंदी को लेके जो तमाम आंदोलन हैं, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी का प्रश्न कई दूसरे संदर्भों में उभर रहा है। एक तो ये कि जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मातृभाषाओं में शिक्षा की बात की गई है, क्या वो हिंदी के लिए कोई संकट है या अंग्रेजी हिंदी के लिए कोई संकट है या हिंदी वाले खुद हिंदी के लिए बहुत बड़ा संकट रहे हैं और जिस तरह से वो सोचने समझने का उनका ढर्रा है, वो अगर उसी तरह से सोचते रहे तो शायद ये संकट उसी तरह से बना रहे। ये तमाम विचार जो है हिंदी को लेके समय समय पर उठते रहते हैं। तो अपनी हिंदी से संबंधित चिंताओं को, अपनी जानकारी को, अपने पक्ष को उन्होंने इन 2 पुस्तकों के माध्यम से जो है दिनकर जी ने व्यक्त किया है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनकी क्या दृष्टि थी, ये समझने के लिए भी हमको इस तरह की जो उनकी पुस्तकें हैं वो बड़ी सहायक हैं और हमें उन्हें देखना चाहिए, टटोलना चाहिए। उससे हमको पता चलेगा कि वो राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में किस तरह से सोचते थे, किस तरह के विचार रखते थे। दिनकर का कथन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए माना गया क्योंकि वो भारतीय संस्कृति और एकता को जो है अक्षुण्ण रख सकती है। ये मैंने आपसे चर्चा की। युग दृष्टा साहित्यकार दिनकर ने अपने समय की कठिनाइयों को बड़ी पैनी दृष्टि से देखा व पहचाना। युवा आक्रोश तथा अनुशासनहीनता के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अनुशासनहीनता वह रोग नहीं जो कल पैदा हुआ और परसों खत्म हो जाएगा। जब तक शासन के कर्णधार ही नहीं सुधरेंगे तब तक ईमानदार कर्मचारी धक्के खाते रहेंगे, बेईमानों को तरक्की मिलती रहेगी, तब तक छात्रों की अनुशासनहीनता भी कायम रहेगी। तो ये उस व्यवस्था या उस सिस्टम की बात है जो इस देश में बरकरार रहा है और जिसे आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं दिनकर का इशारा उस व्यवस्था के प्रति भी है कि जब तक हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे नेता हैं, उनकी दृष्टि नहीं बदलेगी राजनीति को लेकर और राजनीति करने के तरीकों को लेकर, तब तक शायद जो है अनुशासनहीनता जैसी चीजें इस राष्ट्र की परंपराओं में एक तरह से कई बार वो महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करती है राजनीति खेलने के लिए। कौन सी घटना राजनीति में भुनाई जा सकती है, कौन सी घटना को उछाला जा सकता है, कौन सी घटना को दबाया जा सकता है, ये भी राजनीति का अपना एक खेल है और हम सभी
जो आज के परिवेश में भी रहते हैं, हम देखते हैं कि अचानक से कोई कोई छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बना के प्रस्तुत करने लगता है मीडिया, और आजकल तो सोशल मीडिया भी है। तो इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा होता है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, राजनीतिक छल छलावे होते हैं। कहीं ना कहीं दिनकर जी उसकी तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। दिनकर स्पष्ट घोषणा करते हैं कि आज सारा विश्व जिस संकट में से गुजर रहा है उसका उत्तर बुद्धिवाद नहीं अपितु धर्म और आध्यात्म है। आज के हमारे समय के संकट का समाधान वे धर्म और आध्यात्म में देते हैं। धर्म सभ्यता का सबसे बड़ा मित्र है, धर्म की कोमलता है, धर्म दया है, धर्म विश्व बंधुत्व है और शांति है। तो आज का जो हमारा संकट से मतलब जब वो ये बात कह रहे हैं तो वो कोरोना काल के संकट की नहीं बात कर रहे हैं। दरअसल हमारा एक समय का एक ऐसा संकट जहाँ पे पूंजीवाद हावी होते जा रहा है, पूंजी की व्यवस्था हावी होती जा रही है। हम उस पूंजी को पाने के लिए, अधिक से अधिक पूंजी को पाने के लिए इस कॉरपोरेट दुनिया में जो है हम लोग एक अंधी दौड़ में लग जा रहे हैं। 10 लाख के पैकेज पे हैं तो 15 लाख का पैकेज पाना चाहते हैं, 15 लाख के पैकेज पे हैं तो 25 लाख का पैकेज पाना चाहते हैं। दरअसल हमें कितने लाख का पैकेज हमारे लिए पूर्ण होगा, पर्याप्त होगा, ये हमको खुद ही नहीं पता है। हम बस एक अंधी दौड़ में शामिल हैं और उस दौड़ का परिणाम ये है कि बहुत सारी हमारी सामाजिकता जो है, हमारी पारिवारिक संबंध जो हैं, हमारी जो नैतिक मर्यादाएं हैं, वो सब कहीं पीछे छूटती जा रही हैं और दूसरी चीज जो है हावी होते जा रहे हैं। तो ये जो समय का संकट है कि संबंधों के टूटने का, बिखराव का, अकेलेपन का, संवेदनाओं के मरने का, तो ये सारे वो संकट हैं, अपने समय के वो संकट हैं जिनकी तरफ जो है इशारा रामधारी सिंह दिनकर करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का ये जो पूरा का पूरी उनकी रचना रही है, मतलब उनकी साहित्यिक यात्रा रही है, आप उसमें पाएंगे कि जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसको उन्होंने न छुआ हो। चाहे वो धर्म का पक्ष हो, दर्शन का पक्ष हो, विवेचन का पक्ष हो, राजनीति का पक्ष हो, आंदोलन का पक्ष हो, सच्चाई की पक्षधरता की बात हो, स्त्रियों के सवाल हो, बच्चों के सवाल हो, बच्चों में अनुशासनहीनता जैसी बात जिसकी मैंने जिक्र किया। एक बड़े व्यापक स्तर पे, एक बहुत बड़े व्यापक फलक पे दिनकर काम करते हैं और इन सभी चिंताओं के साथ साथ राष्ट्र की चिंता उनके केंद्र में है। उनकी सारी चिंताओं के केंद्र में क्या है? राष्ट्र है। तो ये राष्ट्र उनके दिल में धड़कता था, उनके विचारों में धड़कता था और इसी राष्ट्र की के प्रति उनका जो लगाव था, उनका जो झुकाव था, उनकी जो आत्मीयता थी, यही कारण रहा कि हम लोग जो है दिनकर को राष्ट्र कवि कहने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि हमें लगा कि दिनकर ही वो व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्र कवि की संकल्पना से नवाजा जा सकता है, हम उनको इस तरह से समझ सकते हैं। तो दिनकर की एक कविता आपके पाठ्यक्रम में है और आप चूंकि हिंदी कंपलसरी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं कह सकता हूं कि आपको जब इस तरह के पाठ्यक्रम दिए जाते हैं तो आप एक शिक्षक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी थोड़ी भी रुचि साहित्य में है तो दिनकर जैसे साहित्यकारों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। सोचने समझने की जो दृष्टि का जो विकास होता है, अगर उसको समझना है तो भी आपको दिनकर को समझना है। आधुनिक कविता को समझना है तो भी आपको दिनकर को समझना है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की विचारधारा किस तरह साहित्य के केंद्र में इस तरह के कवियों ने लाके खड़ी कर दी, वो आपको समझना होगा। तो आपको दिनकर को समझना होगा कि दिनकर किस तरह से राजनीतिक अपराध की भी बात करते हैं, राजनीतिक गठजोड़ की भी बात करते हैं, राजनीतिक शुचिता की भी बात करते हैं, उसी राजनीति से जुड़े भी रहते हैं, लेकिन इन सबसे एक विदेही की स्थिति में भी रहते हैं, इन सबसे एक अलगाव की स्थिति में भी रहते हैं और एक साहित्यकार के रूप में ज्यादा कामयाब रहते हैं। हिंदी के कवि हैं बाल कवि बैरागी, और बाल कवि बैरागी जो है हमारे वो भी सांसद रहे, माननीय सांसद रहे बाल कवि बैरागी। कई बार मैंने उन्हें काव्य पाठ करते हुए सुना तो वो अक्सर एक बात कहते थे
बोलते थे कि साहित्य जो है वो मेरे सर का साफा है, पगड़ी है, और राजनीति मेरे पैरों की जूती है। उपयोगिता दोनों की है लेकिन अपनी अपनी जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों बहुत अलग चीजें हैं। मतलब राजनीति बहुत अलग चीज है। राजनीति के माध्यम से भी आप राष्ट्र की सेवा करते हैं, साहित्य के माध्यम से भी आप राष्ट्र की सेवा करते हैं। लेकिन जब दोनों में से किसी एक को चुनना हुआ तो इन लोगों ने हमेशा अपने साहित्य को, अपने लेखन को ज्यादा जरूरी समझा, उसे ज्यादा प्रमुखता दी। तो ऐसे बहुत सारे कवि हुए। मैथिली शरण गुप्त की भी का भी आप नाम इसी में ले सकते हो कि उन्होंने भी इस तरह के राष्ट्रीय विचारधाराओं को आगे बढ़ाया और इस तरह के काव्य लिखे। तो जहाँ पे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात हो, राष्ट्र के प्रति आदर की भाव हो, अपने लोगों के अंदर अपनी माटी के प्रति, उस माटी के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाने की बात हो, नैतिक मूल्यों की बात हो, नैतिक साहस की बात हो, तो वहाँ पे इस तरह के कवि बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उनकी विचारधाराएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरों के कवियों को देखने की उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो जिस तरह की आलोचनाएं करते हैं, समालोचनाएं करते हैं, उस पर एक विवेचना का बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है बनता है। तो इस तरह से तमाम चीजें हैं जो रामधारी सिंह दिनकर को लेके आप लिख सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को लेके जो महत्वपूर्ण बात, आप अगर जैसे आपसे पूछा जाए तो जो आप उनके बारे में लिखोगे उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जैसे रामधारी सिंह दिनकर कब पैदा हुए, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ पे जन्म हुआ, और उनके वो कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके लिए वो जाने गए, और साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला, कौन सी रचना पे मिला, कब मिला, इन सारी चीज़ों की आप पहले चर्चा करोगे। उसके बाद जो उनका कवि के अलावा रूप है, मतलब कवि के रूप में तो दिनकर को हम सब जान ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो वो गद्य लिख रहे हैं उसमें वो क्या लिख रहे हैं, तो आप उसमें बताइए कि उनके जो निबंध संग्रह हैं वो अंतरानुशासन की बात करते हैं, अर्थात अलग अलग विषयों के बीच में जो एक तरह का अनुशासन बन सकता है। जैसे वो धर्म की बात भी कर रहे हैं, दर्शन की बात भी कर रहे हैं, वो एक विज्ञान की भी बात कर रहे हैं, उनके बीच के अंतर संबंधों की भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए उनके निबंध महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ आप ये भी दिखाइए कि चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य रहे, राजनीति से भी जुड़े रहे, लेकिन राजनीति से भी जुड़े रहते हुए भी किस तरह उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा को जारी रखा, अपनी साहित्यिक विचारधाराओं के साथ समझौता नहीं किया। और कुछ संस्मरण ऐसे हैं जहाँ पे वो अगर साहित्यकारों की वो बात करते हैं, साहित्यकारों की चर्चा कर रहे हैं, तो वो राजनेताओं की भी चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में भी वो लिख रहे हैं। तो वो किस तरह से राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, राजनीतिक अगर किसी विचारधारा के पक्ष में खड़े हैं तो उसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए उनके इस तरह के संस्मरण महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ वो एक आलोचक की भी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे समकालीन कवियों के ऊपर जो है उनके लेख हैं, और उनके बारे में वो अपने विचार स्पष्ट कर रहे हैं। तो उससे उन लेखों को पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि उनकी आलोचना दृष्टि कैसी थी, मतलब दिनकर की आलोचना दृष्टि कैसी थी, किन सिद्धांतों को लेके, किन विचारधाराओं को लेके वो अपने समय के महत्वपूर्ण आवाजों को, अपने समय के महत्वपूर्ण शब्द शिल्पियों के बारे में वो क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं। ऐसी भी उनकी कुछ रचनाएं जो हैं जिन्हें पढ़ के आप समझ सकते हैं। संस्कृति की 4 अध्याय की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी दिनकर के गद्य साहित्य की चर्चा हो तो उनके संस्कृति के 4 अध्याय की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। उनका जो दार्शनिक पक्ष था वो कहाँ से प्रभावित था, वो अरविंदो के दर्शन से प्रभावित थे या नहीं, या अरविंदो को लेके उनकी किस तरह के विचार थे, उससे संबंधित भी किताबें हैं। तो जब आप उनको खंगालेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंदो को लेके भी उनकी एक विचारधारा थी, उनकी एक दृष्टि थी, और वो एक बड़ी व्यापक दृष्टि थी। तो वो अरविंदो और उनके दर्शन को किस तरह से समझते थे, ये जानने के लिए आपको उस तरह की किताबें भी सहायक हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि गद्य के तमाम विधाओं और तमाम पक्षों पे उन्होंने लेखन कार्य किया, और
जीवन के अलग अलग पक्षों पे, अलग अलग विषयों पे भी उन्होंने उन तमाम विधाओं में लेखन कार्य किया, जिससे उनकी उनकी एक व्यापक तस्वीर जो है बनती है। और अगर दिनकर को समझना है तो उन सारे पक्षों को जोड़कर देखना होगा। सिर्फ एक कवि के रूप में अगर हम दिनकर को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम दिनकर के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। दिनकर को समझने के लिए दिनकर का पद्य साहित्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना और मैं मतलब व्यक्तिगत स्तर पे मैं ये मानता हूँ कि बिना दिनकर के गद्य को देखे हम उनके पद्य को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको उनकी कविताओं को समझना है, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है, उस लिखे हुए के पीछे उस विचार को, उस सिद्धांत को समझना है, तो आपको दिनकर के उन गद्य साहित्य की तरफ, उन किताबों की तरफ लौटना होगा। और उनके गद्य और पद्य इन दोनों को एक समान रूप से उनका अध्ययन करने के बाद ही हम जो है एक समग्र दृष्टि जो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बता पाएंगे। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो हिंदी कंपलसरी के छात्र के नाते मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में चर्चा करूं। दिनकर की तमाम किताबें जो हैं आपके पाठ्यक्रम के बाहर की भी जो हैं वो लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। बहुत सारी किताबें पीडीएफ रूप में इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं। अगर आपको उनकी कोई रचना पढ़नी हो तो आप बताइए, मैं उसकी व्यवस्था आपके लिए करूँगा। तो आप लोग उसको ज़रूर एक बार पढ़िए, तलाशिए। अगर लाइब्रेरी में चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हो गई हों, किताबें वगैरह मिल गई हैं, तो आप वहाँ से भी किताबें ले सकते हैं। पाठ्यक्रम की एक कविता तो पढ़िए ही, लेकिन उसके अलावा भी दिनकर ने जो लिखा है अगर आप वो पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। तो आप दिनकर के बारे में पढ़ते रहिए, समझते रहिए। हिंदी कंपलसरी का अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा अब सीधे सोमवार को, क्योंकि अब कल से हिंदी ऑप्शनल के लेक्चर हैं कंटिन्यू टाइम टेबल के हिसाब से। तो अब हम लोग जो है सोमवार को जो है वापस लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप उनकी जो कविता पाठ्यक्रम में है उसको देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उनके साहित्य के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और ये सब पढ़ते हुए, समझते हुए, अगर आपको लगे कि दिनकर के किसी एक पक्ष पे मुझे और आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए तो आप लोग वो भी बताएं। मैं ज़रूर दिनकर के बारे में आपसे बात करूंगा। उनके तमाम दूसरे पक्षों को लेकर भी हम लोग बात कर सकते हैं। और जो उनकी कविता आपके पाठ्यक्रम पे है, मैं पीडीएफ रूप में जो है वो कविता आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। आप लोग वो कविता देखिए, उसे पढ़िए, वो उसमें जो शब्द नहीं समझ में आते उसको आप अंडरलाइन करके रखिए। और जब सोमवार का लेक्चर होगा मैं उसकी व्याख्या दूंगा। अगर मैं उनको स्पष्ट कर देता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर वो उनका स्पष्टीकरण मुझसे छूट जाता है तो आप मुझे याद दिलाइए। आपको जो भी शब्द, जो भी पंक्तियाँ नहीं समझ में आ रही हैं, मैं उसकी आप लोगों के साथ दोबारा विस्तार से चर्चा कर लूँगा। और वैसे भी दिनकर को चूँकि आधुनिक काल के कवि हैं, खड़ी बोली में लिख रहे हैं और एक धारा प्रवाह स्थिति में वो लिखते हैं, तो उनकी कविताओं को समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग अपने हिसाब से उसको पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी क्षमताओं के अनुकूल ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके बारे में आप लोगों को बता सकूं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसका 1 मिनट 55 सेकंड अभी शेष है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से दिनकर पे बात खत्म करता हूँ और सोमवार को हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं। सोनिया, पूजा, आप लोगों को कुछ बोलना है बेटा? तो ठीक है, अब मैं लेक्चर फिर ये खत्म करता हूँ। अब कंपलसरी का लेक्चर जो है हमारा मंडे से होगा, सोमवार से टाइम टेबल के अनुसार। मैं बाकी दिनकर जी की कविता पीडीएफ रूप में आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग पढ़ते रहिए। और कल से ऑप्शनल के लेक्चर रहेंगे, तो ऑप्शनल के जो भी बच्चे रहें कल से वो हिंदी के लेक्चर में उपस्थित रहें। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा।